हेलो एंड वेलकम बैक ऑन अनदर वीडियो ऑफ कॉमर्स लीग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब आउटस्टैंडिंग होंगे। बिजनेस सेकंड क्लास। आज आपको क्या सीखना है? आज आपको कल का जो केस हमने सीखा था स्मिता जी का, किसका? स्मिता ताई का जो केस सीखा था उसको हम आगे फॉरवर्ड करेंगे। कल हमने सीखा मैनेजमेंट क्या होता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। जो मैंने पहली बार इस चैनल पर विजिट किया है वो इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन को बेल आइकॉन को हिट करो और फिर देखना कि आपकी लाइफ में मैं वैल्यू ऐड किस प्रकार करता हूं। एंड आई होप आप बाकी वीडियोस भी देखो, वहां भी आप जरूर रिव्यूज और कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। Today's job is that to understand the objectives of management। और मैनेजमेंट समझ लिया था मैंने? यस, बिल्कुल समझ लिया था। मैनेजमेंट एक प्रोसेस। मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है? सर, हर चीज का कोई ना कोई मकसद होता है। याद करो, मकसद नहीं बोलना है। मकसद जो बोले तो काम खत्म। अगर आपको ये पता है ना कि आप कोई चीज कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, अगर आपको ये पता है कि मैं किस कारणवश इन चीजों को परफॉर्म कर रहा हूँ या चीजों को कर रहा हूँ, तो मुझे लगता है क्लैरिटी ज्यादा आउटस्टैंडिंग होगी कि आप एक्चुअली अचीव क्या करना चाहते हो। और उसको करने के लिए यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट एक्चुअली आर ऑब्जेक्टिव्स। तो किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को, छोटे लेवल का, बड़े लेवल का, किसी भी, जब मैंने कल पढ़ाया था ना मैनेजमेंट, तो उस मैनेजमेंट में हमने हर एक को कवर कर दिया था। पढ़ा था ना मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव नेचर। परवेसिव नेचर मतलब हर लेवल पे चाहिए, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा। पर मैनेजमेंट का, क्योंकि हम बिजनेस स्टडीज पढ़ रहे हैं क्लास 12 की, हम लोग बिजनेस से ध्यान में रखते हुए मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स को डिस्कस करने वाले हैं। सो व्हाट इज द 3 ऑब्जेक्टिव्स? आप देखो आपके बोर्ड के ऊपर स्क्रीन पे, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, सोशल ऑब्जेक्टिव्स एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। 3 ऑब्जेक्टिव्स है सर। अगर आप ध्यान से समझो और ध्यान से जरा रियलाइज करो इस चीज को मेरे साथ कि किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, कोई भी बिजनेस है, मैंने बिजनेस ओपन किया, ठीक, 3 बंदे सबसे इंपॉर्टेंट है। कौन से बंदे? सबसे पहले तो ऑर्गेनाइजेशन खुद, ढांचा जो खुद है, क्या? खुद ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा, जिनसे हम लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, मतलब मीन्स ऑफ प्रोडक्शंस, जो हम रिसोर्सेस उठाते हैं ना बिजनेस के लिए, वो कहाँ से उठाते हैं? सोसाइटी से उठाते हैं। हम कोई चांद पे जाकर तो लाते नहीं सर। हम जहाँ पे धंधा करते हैं वो कोई समुद्र लोक में तो करते नहीं है। हम करते हैं उनके बीच में जिनको हमको सामान बेचना है। और जब उन्हीं को सामान बेचना है और उन्हीं से रिसोर्सेस हमें लेने हैं, तो उनके लिए भी कुछ करना पड़ता है। तो इसमें सोशल ऑब्जेक्टिव्स भी क्लियर होना चाहिए मैनेजमेंट का। पर्सनल ऑब्जेक्टिव, भाई बंदे काम कर रहे होंगे ना, आपके लिए काम कौन करेगा बिजनेस में? आपके छोटू लोग काम करेंगे ना। तो छोटू लोग, मोटू लोग, टोटू लोग, ये सारे लोग आपके लिए काम करेंगे, तो इनके भी तो कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो मैनेजमेंट को इन तीनों को एक साथ बैलेंस बनाते हुए फिल करना पड़ेगा। बस इतनी सी बात है। सबसे पहली बात समझो, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में 3 है, देखो ध्यान से। नरेंद्र मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री, जिसके यशस्वी प्रधानमंत्री, जिनकी सुरक्षा कौन संभालता है? जरा मुझे बताना तो कमेंट सेक्शन में, कौन संभालता है? चलो मैं बता देता हूँ। चलो, SPG, स्पेशल प्रोटेक्शन गार्ड, इनका काम है नरेंद्र मोदी की सिक्योरिटी को इंश्योर करना। वैसे ही ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स ये 3 है। S है सर्वाइवल, P फॉर प्रॉफिट एंड G फॉर ग्रोथ। SPG के रहते हुए नरेंद्र मोदी जी, भारत के प्रधानमंत्री जी को कोई टच नहीं कर सकता। उसी वक्त उनकी प्राण उनके देह से अलग कर दिया जाएगा। ठीक उसी प्रकार ऑर्गेनाइजेशन के इन 3 ऑब्जेक्टिव्स को अगर आपने अचीव नहीं किया तो मैनेजमेंट फेलियर माना जाएगा। और जहां मैनेजमेंट फेल हो जाता है तो रीढ़ की हड्डी होती है कौन? किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का रीढ़ का हड्डी कौन है? उसका मैनेजमेंट। और मैनेजमेंट फेलियर हुआ, खलास। चलो, एस फॉर सर्वाइवल। जब भी कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पहली बार एंट्री लेता है ना मार्केट के अंदर, तो उसको कॉम्पिटिटिव मार्केट मिलता है, कंपटीशन मिलता है। उसके वजह से 10-50 और लोग पहले से ही मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं। तो उसकी पहली कोशिश होती है कि जो मैं सामान बेच रहा हूँ उसको बनाने के लिए, उसको खरीदने का जो कॉस्ट आ रहा है ना, एटलीस्ट वो कवर हो जाए। समझ रहे हो? अगर कॉस्ट कवर नहीं हुई तो प्रेशर चढ़ जाएगा। और कॉस्ट कवर होती रह रही है तो कम से कम एक तसल्ली है कि कम से कम मेरे को घर से लाते पैसा नहीं भरना पड़ रहा। एक समय के बाद आप जरूर अपने आप को अचीव कर ले जाओ। सर्वाइव कर लिया, पहला लॉन्ग टर्म मार्केट में रहना है तो कॉस्ट को रिकवरी करनी जरूरी है। सर्वाइवल पहला ऑब्जेक्टिव करना है। दूसरा ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट।
किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का ना या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के वैसे तो बहुत ब्रॉडली कहते हैं कि प्रॉफिट इज द मेन ब्लड लाइन ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, बट लेट मी टेल यू, जब तक ऑर्गेनाइजेशन प्रेस्पीरियस नहीं होगी, मतलब सेल्फ रिलायंट नहीं होगी, खुद पर डिपेंडेंट नहीं होगी, दूसरा जब तक कंपनी ग्रोथ को नहीं सोचेगी, हाँ किसको, ग्रोथ को नहीं सोचेगी, तब तक वो चल सकती नहीं है। तो केवल प्रॉफिट एकमात्र उनका भविष्य नहीं होता, प्रॉस्पेरिटी भी इंपॉर्टेंट है, ग्रोथ भी इंपॉर्टेंट है। प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट के मामले में एक वर्ड मैं लिख रहा हूं, इसको कहते हैं रिवॉर्ड। ये रिवॉर्ड क्या होता है? इनाम होता है भाई। बिजनेसमैन रिस्क लेता है कि नहीं, जल्दी बताओ, पहले वैसे पढ़ा था आपने, क्या पढ़ा था? रिस्क लेता है कि नहीं? तो जब बिजनेसमैन रिस्क लेगा तो उसको उसके बदले में मिलेगा रिवॉर्ड, एंड दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन रिस्क एंड रिवॉर्ड। कभी रिस्क ज्यादा तो कभी रिवॉर्ड ज्यादा। इसके बाद आता है ग्रोथ। सर ग्रोथ क्या चीज है? दूसरे सर, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अच्छा काम कर रहा है कि नहीं, उसके लिए सबसे ज्यादा जो इंडिकेटर है ना, परफॉर्मेंस इंडिकेटर, मेजर्ड इंडिकेटर, वो उसकी ग्रोथ है। अब ग्रोथ का मतलब क्या है? नंबर ऑफ एम्प्लॉइज बढ़ रहे हैं कि नहीं, पहली चीज चेक करो। नंबर ऑफ ब्रांचेस बढ़ रहे हैं कि नहीं, दूसरी चीज चेक करो। नंबर ऑफ प्रोडक्ट और ऐड हो रहे हैं कि नहीं कंपनी के अंदर, उसे जरा चेक करो। नंबर ऑफ स्किल्ड फिल एम्प्लॉइज ऐड हो रहे हैं कि नहीं, उसे ऐड करो। इन सबको चेक करो। अगर ये सब चीजें बढ़ रही हैं, इसका मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन को ग्रोथ मिल रही है, एक्सपेंड कर रहा है कि नहीं, एक राज्य से दूसरे राज्य में, एक देश से दूसरे देश में। जब तक ये नहीं होगा तब तक ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अधूरा रह जाएगा दोस्त। अधूरा नहीं रहना मांगता है, बोलो हाँ। उसके बाद करते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव्स। सोशल ऑब्जेक्टिव में जनता को, आपको पता है जनता एक नंबर की भुलक्कड़ होती है, पर जनता को याद भी रहता है। भुलक्कड़ और याद दोनों का गलत कॉम्बिनेशन है जनता का। जनता में जो चीज खोपड़ी में चली गई वो फिर अगले 25 साल 50 साल में भूलती नहीं है, और जो चीज भूलने पे आ गई फिर वो भूल भी जाती है। जनता है, भीड़ है, उसकी कोई शक्ल तो होती नहीं है दोस्त। सोशल में पहला क्या देखना है? क्वालिटी प्रोडक्ट। जनता को कोई मतलब नहीं है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से, उसको मतलब ये है कि जब हम तुम्हारे यहाँ पे सामान खरीदने जाए तो भाई कोई ऐसा घटिया प्रोडक्ट हमको मत देना, हमको क्वालिटेटिव प्रोडक्ट देना, उसके साथ हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे दोस्त। दूसरा, रीजनेबल प्राइस। ऐसा भी नहीं है कि जो हमारी औकात हो गए, जो हमें अफोर्डेबल हो, जो सामान हम खरीद सके, ऐसा प्राइस लगाओ। मतलब रीजनेबल प्राइसेस पे आप हमें सामान बेचोगे तो सोशल ऑब्जेक्टिव भी मैनेजमेंट का पूरा होता रहेगा। तो कोई भी सामान बेचो, आप महंगा सामान बेच रहे हैं, आप सस्ता सामान बेच रहे हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन का अपना टेंशन है। लेकिन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के प्रति, सोशल ग्रोथ के प्रति, सोशल ऑब्जेक्टिव्स के प्रति ध्यान रखना है कि आपको ज्यादा प्राइसेस को बहुत ऊंचा नहीं करना है, रीजनेबल प्राइस में बेचना है। थर्ड है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। जो पुअर सेक्शन के लोग हैं, समाज में हर आदमी उम्मीद करता है कि जब यहाँ पर फैक्ट्री लगेगी तो यहाँ 10-50 लोगों की जरूरत पड़ेगी फैक्ट्री के अंदर। कोई चांद से तो लोग आएंगे नहीं काम करने, हमें से ही कोई चाहिए होगा, तो चलो आज यहाँ पर उस फैक्ट्री लगी, अब हम लोग भी काम करेंगे, अब हम लोगों को भी थोड़ा सा पैसा मिलेगा, हम लोगों के पास भी पैसा आएगा तो हम बाकी की एक्टिविटीज कर पाएंगे, हम भी थोड़ा सा अपनी लाइफ स्टैंडर्ड को ग्रो कर पाएंगे। तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी देने का काम मैनेजमेंट का है, ठीक है। इसका मतलब ये है, बात समझना, मेरी बात थोड़ी कड़वी है। आप जब राजस्थान में जाकर काम कर रहे हो, मैं बिजनेसमैन हूं, राजस्थान में फैक्ट्री खोल के काम कर रहा हूं, तो मेरी जिम्मेदारी है, मेरी सोशल ऑब्जेक्टिव है, मेरा एक उद्देश्य है समाज के प्रति, क्या कि भाई मैं वहीं राजस्थान के आसपास के लोगों को भी हायर करूं ताकि वहां पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को मैं अवेलेबल करा पाऊं। सही है। अगला है इको फ्रेंडली मेथड। कहीं ऐसा तो नहीं कि सामान बनाने के चक्कर में एनवायरनमेंट की ही आपने भाग पीट रखी है। भाग पीटना समझते हो? जिसको समझ में आता है कमेंट सेक्शन में लिखो, और इसमें कोई दिक्कत है तो भी लिख दो, और तुरंत वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, वीडियो को कमेंट करो, और वीडियो को सब्सक्राइब कर लो जिन्होंने ना किया हो। थैंक यू सो मच। इको फ्रेंडली मेथड कहता है कि जो भी सामान आप प्रोड्यूस करो, जनता कहती है कि जो भी सामान आप प्रोड्यूस करो गाइस, उसमें जो मेथड लगाओ ना भाई, वो ऐसा नहीं होना चाहिए जो एनवायरनमेंट को लॉन्ग टर्म के लिए नुकसान में डाल दे। ऐसा तो नहीं कि तुमने अपना तो काम कर लिया, उसके बोरिए बिस्तर उठाए, एनवायरनमेंट की लंका लग चुकी है और तुम चले गए। तो दिस शुड नॉट बी हैपन, दिस शुड नॉट बी द क्राइटेरिया, दिस शुड नॉट बी द ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव लॉन्ग टर्म में सस्टेन करना है तो आपको इको फ्रेंडली मेथड का इस्तेमाल करना होगा, और कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं आप। पर्सनल ग्रोथ, साडा हक एंड थिरक, एक मूवी का डायलॉग है, गाना भी था, है ना, आप में से कहीं को पता होगा। साडा हक एंड थिरक, अपना अधिकार है दरी रख दे,
पर्सनल मतलब बंदा जो एम्प्लॉय काम कर रहा है वो कहता है दोस्त सुनो मेरी बात, मजाक से हट के भाई, मेरे को सैलरी तो तुम दे ही रहे हो, पर सैलरी कैसी होनी चाहिए? सैलरी होनी चाहिए एडिक्वेट। क्या बढ़िया बढ़ाया है ना दिमाग में, गजब। एडिक्वेट सैलरी मतलब जितने का मैं डिजर्विंग हूँ उतने को मुझे रिजर्व कर दो। क्या बोला? जितने को मैं डिजर्व करता हूं उतने के लिए मुझे रिजर्व कर दो, ताकि मुझे ऐसा ना लगे कि मेरा टैलेंट मिसयूज हो रहा है, मेरा टैलेंट वेस्ट हो रहा है। सो डू नॉट वेस्ट मी, इन्वेस्ट मी, मेक मी बेस्ट एंड फील फॉर द रेस्ट। वाह, थैंक यू सर। वर्किंग कंडीशन क्या है? वर्किंग कंडीशन से देखो, एम्प्लॉय जब भी काम करने जाता है ना, आप भी काम करने जाते हैं, मैं भी काम करने गया था, हम यहाँ भी काम करते हैं, जब तक हमें एनवायरनमेंट अच्छा नहीं मिलेगा। सर एक शादी पार्टी में जाने, आप शादी पार्टी में जाते हो ना, आप लोग दोस्तों के साथ भी जाते होगे, हैंग आउट करते होगे, अगर आपको मान लो वहाँ के लोग भी बड़े टॉक्सिक हैं, आपके लोग मतलब आपको कंफर्टेबल फील ही नहीं करा रहे, आप काम कैसे करोगे भाई? आप रह तो नहीं सकते हो, काम तो बहुत दूर की बात है। तो आपको वर्किंग कंडीशन कैसा चाहिए? जब मैं पहली बार काम करने गया था तो मेरे को वर्किंग कंडीशन इतनी आउटस्टैंडिंग मिली, टॉन्ट मार रहा हूँ, इतनी गजब मिली कि मैं वहाँ ज़्यादा पूरी टिका ही नहीं। क्यों? काम अच्छा था, मैं कर रहा था, ठीक है, और बढ़िया तरह से कर रहा था और अच्छी परफॉर्मेंस थी, और एवरीबॉडी स्टार्टेड लाइकिंग मी आल्सो। बट एक दो ऐसे लोग थे जो कान भरना, कानाफूसी करना, यू नो, एक दूसरे के पीठ के पीछे बातें करना, उसके खिलाफ क्या बोलते हैं उसको, क्या बात है, ऑफिस पॉलिटिक्स करना, इस चक्कर में वर्किंग कंडीशन खराब हो जाती है। एक तो मैंने ये बताया। दूसरा, पता चला मैं बंदा काम कर रहा है, मतलब माइनिंग का काम कर रहा है, खुदाई के लिए अंदर गया हुआ है, वहां पर गैसें निकल रही हैं और गैस इसके नाक में जा रहा है, फेफड़ा खराब हो रहा है बेचारे का, तो वर्किंग कंडीशन तो वैसे ही होनी चाहिए, इससे मजाक नहीं होगा। हेल्थ की बात है सर, हेल्थ की भी है, फिर इज्जत की भी है, मगजमारी की भी है, मेंटल पीस की भी है। मेंटल पीस को आजकल हम देखता कौन है? क्या देखना चाहिए, मेरी राय देखना चाहिए। सेल्फ रिस्पेक्ट, इसके साथ तो स्वाभिमान है भाई। देखो, अभिमान मत रखो, स्वाभिमान जरूरी है। स्वाभिमान का मतलब जो द थिंग आई डिजर्व, द थिंग आई डिजर्व, आई शुड गेट, इससे कोई मजाक नहीं। अगर मुझे सेल्फ रिस्पेक्ट मेरी जा रही है तो मेरा कॉन्फिडेंस जा रहा है, मेरा कॉन्फिडेंस जा रहा है तो मैं एक अच्छा खासा स्किलफुल आदमी नॉन स्किलफुल बनकर रह जाऊंगा। एंड दैट इज व्हाट आई कैन नॉट डू इट एट एनी कॉस्ट, यू नो। सो सेल्फ रिस्पेक्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक और वर्ड इसके साथ आ रहा है दिमाग में, पीयर रिकॉग्निशन एक वर्ड आता है बेटा। तो पहचान आपकी होनी चाहिए। अगर आपकी पहचान ही नहीं बन रही तो क्या आदमी हो आप? जिंदा मुर्दा में यही तो फर्क है, जिंदे को पहचाना जाता है, मुर्दे को याद किया जाता है। वाह क्या बात है सर, बट डीपी रहता है मजाक में। ट्रेनिंग से मुझे लगता है कि पर्सनल आदमी की कोई भी एम्प्लॉय को आप मनी थोड़ी कम दे दो, इंसेंटिव थोड़ा कम दे दो, प्रमोशन थोड़ा कम दे दो, लेकिन ट्रेनिंग जो, अगर आप इसे ट्रेनिंग दे रहे होगे, आप इसको अपॉर्चुनिटी दे रहे होगे ना, तो वो आदमी नए नए स्किल को सीखेगा, नए नए लोगों से बात करना आएगा, और वही सबसे इंपॉर्टेंट होगा उसके लिए कि जब वो आगे किसी और कंपनी में भी काम करे या तुम्हारे अंदर भी काम करे तो वो अपना बेस्ट ऑफ बेस्ट दे पाए, जो 2 साल पहले नहीं दे पा रहा था। तो आप ट्रेनिंग जरूर दीजिए, एकदम उसको 5 साल तक वही काम घिसे पिटे करवाए जा रहे हो, अच्छा खासा आदमी है, उसके टैलेंट को यूज कर सकते हो आप। इंसानी बुद्धि है, भगवान ने गजब की बुद्धि दे रखी है, जो चाहे सीख सकते हैं। इनको सिखाने के लिए थोड़ा इंतजाम, ट्रेनिंग कर दो, सेमिनार प्रोग्राम कर दो, यू नो, आपस में गेम खेल लो। HR वाले गेम नहीं खिलवाते शनिवार को ऑफिस के अंदर, वो करवाओ, ताकि बॉन्डिंग, इनफॉर्मल बॉन्डिंग शानदार हो। जब बॉन्डिंग अच्छी होगी तो एक दूसरे के साथ मिलकर सारे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर ही लेंगे, और ये में मैनेजमेंट को दिक्कत भी नहीं करेंगे, क्योंकि मैनेजमेंट दिक्कत अगर हो सकती है तो इन ऑब्जेक्टिव्स को न प्राप्त करके हो सकती है। अगर ये 3 अचीव हो रहा है, इसका मतलब समझ लीजिए कि मैनेजमेंट एब्सोल्युटली डूइंग द बेस्ट जॉब, राइट। और मैनेजमेंट को इफेक्टिवली काम करना है। इफेक्टिवली का मतलब टाइमली काम करना है, इफिशिएंटली करना है, मतलब कम कॉस्ट में करना है। और जब ये दोनों चीजें अचीव हो रही होती है तो फिर क्या होता है सर, पूरी की पूरी सिस्टम फ्लो पे चलती है और मैनेजमेंट का काम हो जाता है। तो 50 से अगर बिजनेस आपको ठा करके ऊपर लेके जाना है, जो करोगे तो आपको ये 3 ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना पड़ेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वीडियो को देखते रहिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच में, जिनको जानते हो उनको नहीं कीजिए, जिनको नहीं जानते हो उनको भी करो, जो कर सकते हो वो करो। मेरा काम आपके लिए इजीएस्ट वे में बिजनेस को, इकोनॉमिक्स को, अकाउंटेंसी को 11-12 के लिए सिखाना है। और जो शॉर्ट्स के माध्यम से और कुछ नॉलेज शेयर कर सकते हैं वो भी मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। मिलता हूँ कल, तब तक जय श्री राम।